ठीक है, स्टार्ट करें। आज सेकेंड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया। लेकिन सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले लेक्चर में जो किए थे उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो लोग नए भी आए हैं उनको भी एक लिंक बन जाए कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहला लेक्चर क्या टॉपिक था हमारा, अगर लेटर मुगल्स, कौन थे लेटर मुगल्स, कौन से पीरियड से उनका शुरुआत होता है? 1707 से लेकर के 1947 तक लेटर मुगल्स कैसे हो सकते हैं? 1857। ठीक है, तो 1707 में ऐसा क्या हुआ था कि यहां से हम लोग शुरू करते हैं लेटर मुगल्स का पीरियड? डेथ ऑफ औरंगजेब। और 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857, या हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके बाद की मुगल एम्पायर का जो एग्जिस्टेंस था वो पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। तो अगर पहला लेटर मुगल की बात करें तो क्या नाम था उनका? बहादुर शाह वन। ठीक है, तो लेटर मुगल एम्पायर, क्योंकि लेटर मुगल्स और अर्ली मुगल्स इसलिए हम इनको अलग अलग करते हैं क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, गिरना स्टार्ट हो गया था। तो क्या कारण थे कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा था? वीक रूलर्स। ठीक है, किसमें यूनिटी नहीं था? किंग मेकर्स। किंग मेकर्स यानी कि नोबल्स का राइज जो है वो बढ़ गया था। और वही वीक रूलर्स में ही आ जाएगा, जिनको कि एडमिनिस्ट्रेशन पे कम फोकस था और लग्जरियस लाइफ पे ज्यादा फोकस था। और नोबल्स राइज में आ जाएगा। वॉर ऑफ सक्सेशन, फिक्स्ड पॉलिसी नहीं थी कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, जिसके वजह से जितने भी जो हायर्स होते थे उनके बीच में लड़ाई होने लगती थी कि हम गद्दी पे बैठेंगे या हम गद्दी पे बैठेंगे। और एक्सटर्नल चैलेंजेस जैसे कि नादिर शाह हो गया, अहमद शाह अब्दाली, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मुगल एम्पायर का इस टाइम पे? वीक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक जो है वो सेंट्रल पावर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक इजी नहीं है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, इसके अलावा राइज ऑफ नोबल्स में ही आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो थे, जो कि मुगल से पहले अटैच्ड होते थे, जो कि मुगल जिनको कि वो मुगल्स को अपना सॉवरन पावर मानते थे, सुप्रीम पावर मानते थे, वो धीरे धीरे करके अपना इंडिपेंडेंस जो है वो क्लेम करने लगे थे इस दौरान में। और यही हमारा टॉपिक रहेगा आज का, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स में। यही देखेंगे हम कि कैसे मुगल एम्पायर जैसे जैसे करके डिक्लाइन होता चला गया, तो कैसे मुगल एम्पायर जो है वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गया। एक टाइम औरंगजेब जब था तो पूरा का पूरा भारत जो था वो मुगल के कब्जे में था, लगभग पूरा का पूरा भारत और उसके आसपास के एरियाज भी। लेकिन जैसे 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 हम लास्ट तक पहुंचते हैं कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसके बारे में ये कहा गया था कि इनका जो एम्पायर है वो नई दिल्ली से लेकर के पालम तक एक्सटेंड करता है? शाह आलम। हाँ, शाह आलम। शाह आलम का और नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? बैटल ऑफ बक्सर। अंग्रेजों को फरमान किसने जारी किया था? ट्रेडिंग फरमान, फर्रुख सियार ने। ठीक है, तो
याद है ना आपकी क्या क्या चीजें फर्स्ट क्लास में कवर करी थी, क्योंकि उसका लिंक यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आज का अगर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया, तो ये है मैप। जब मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा तो कौन कौन सी स्टेट्स जो थी वो राइज होने लगी, उनमें प्रोमिनेंट नाम जो आते हैं वो है अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठास, सिख्स और जाट्स। ये 5-6 ऐसे किंगडम्स हैं जो कि मुगल एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, मुगल एम्पायर जब टूट गया, तो धीरे धीरे करके, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे मुगल के ही कब्जे में थे, कुछ इसमें पहले भी इंडिपेंडेंट थे जो बाद में और ज्यादा स्ट्रांग बन करके उभरते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद को कवर कर लें, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगा कि मराठास, जाट्स और सिख्स को कवर कर लें। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक रहेगा वो अवध। ये मैप दिमाग में होना चाहिए, अवध कहाँ लोकेटेड है, बंगाल कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद कहाँ है, मराठास, जाट्स और सिख्स। तो जहां तक हमको लगता है कि अगर थोड़ी बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है तो अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठास ये सब पहले से पता होगा। सिख अगर नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है सिख, तो पंजाब से उसको रिलेट कर सकते हैं। हाँ, जाट्स का थोड़ा सा है, तो अभी के टाइम में देखो जाट्स का जो डोमिनेंस है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है, तो हरियाणा से उसको रिलेट कर लो कि ये लोग हरियाणा वाले एरिया में लोकेटेड है। अवध इज सेंट्रल यूपी वाला जो अभी एरिया है, बंगाल तो अभी भी बंगाल ही है, हैदराबाद जो हमारा आंध्रा और तेलंगाना वाला एरिया है, और मराठास जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वो। ठीक है, तो अगर हम बंगाल, अगर पहले तो रीजनल किंगडम्स की अगर बात करें तो औरंगजेब के डेथ के बाद ही जो रीजनल किंगडम्स थे वो धीरे धीरे करके राइज होने लगे थे। खास करके जब नोबल्स का जो पावर था वो बढ़ता चला गया, तो ये नोबल्स जो होते थे ना वो सारे के सारे सिर्फ दिल्ली में नहीं बैठे होते थे, इन नोबल्स को ही अलग अलग जगहों का गवर्नर बनाया जाता था, निजाम बनाया जाता था या नवाब बनाया जाता था। ठीक है, तो वहां जब उनको वो पावर दिया जाता था निजाम या नवाब का, तो गवर्नर के तौर पर वो लोग वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हिसाब से हैंडल करते थे, और मुगल एम्पायर के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे देते थे, या दीवानी जिसको कहते हैं, वो जाकर के जमा कर देते थे। लेकिन बादशाह किसको मानते थे, तो मुगल को ही मानते थे, यानी हम मुगल सल्तनत का ही हिस्सा हैं, उससे बाहर नहीं है। ठीक है, एक तरीके की स्टेट्स ये थी। दूसरे तरीके की स्टेट्स जो उभरी वो ऐसी थी जो पहले भी इंडिपेंडेंट थी, लेकिन क्योंकि अब मुगल अथॉरिटी जो है वो डिक्लाइन होने लगा था, कम होने लगा था, तो वो और ज्यादा मजबूत हो गई। और तीसरे तरीके की स्टेट्स ये थी जो कि मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, जिनको कि हम रिबेल स्टेट्स के नाम से जानते हैं। रिबेल मतलब बागी। ठीक है, तो जिनको कि हम बागी स्टेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि मराठास। हमेशा ही मराठास और मुगल्स जो है, मोस्टली ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पे कि मुगल्स ने मराठास को सपोर्ट भी किया है, लेकिन मोस्टली मुगल्स और मराठास एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसको याद करने का अगर आपको तरीका देखना है कि सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं, तो देखो, सक्सेसर स्टेट्स मतलब कि हम मान रहे हैं कि हम आप ही से बाहर निकले हैं, सक्सेस जो है हमारा, हम आप ही को सक्सीड कर रहे हैं, आप ही का हम पहले पार्ट थे और आप ही से अब बाहर। जैसे झारखंड जो है वो बिहार का सक्सेसर स्टेट कहलाएगा, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश का सक्सेसर स्टेट कहलाएगा। तो वैसे ही अवध, बंगाल और हैदराबाद जो था ये पहले मुगल के ही प्रोविंस थे। हिंदी में उसको सूबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुगल्स में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एरिया था, सबसे बड़ा एरिया जो माना जाता था, उसको सूबा बोलते थे, और इसका जो गवर्नर होता था उसको सूबेदार बोलते थे। तो ये तीनों सूबा थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो कि आगे चल करके अपना इंडिपेंडेंस क्लेम करते हैं। इंडिपेंडेंस क्लेम करते हैं यानी कि ये नहीं बोलते हैं कि हम आपसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, ये आज भी यही मानते हैं कि हम मुगल सल्तनत का ही हिस्सा हैं, हमारे ऊपर जो मुगल बादशाह हैं उन्हीं की अथॉरिटी है, और उस नाते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो हम आपको आकर दे देंगे, लेकिन उसके अलावा हम कैसे काम कर रहे हैं इसमें आपको इंटरफेयर करने का, दखल अंदाजी करने का किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। इतनी इंडिपेंडेंस है मेरे पास, मतलब बस
फॉर्मेलिटी के तौर पर कि हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर जो दो लोग होते हैं वो मान लो अलग अलग जगहों पे है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोगों की एज ऐसी है, मान लो दो लोग हैं जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तो अब सामने वाला इंसान क्या कर रहा है ये तुमको पता नहीं होगा। मान लो कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, तो उसको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको हम ये बोलते हैं कि हमको तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इधर उधर कुछ नहीं करोगे या करोगी, तो क्योंकि हम तुमसे कमिटेड हैं, ठीक है। तो ये वही लोग थे, ये कमिटेड थे मुगल एम्पायर को, लेकिन अपना इंडिपेंडेंस इनके पास था। दूसरे लोग हैं रिबेल स्टेट्स, कि इनको कोई लेना देना ही नहीं है, इनका पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, अब इनको बस उस रिवेंज वाले मोड में है ये कि इससे अब किसी तरीके से रिवेंज लेना है, इंतकाम लेना है, ठीक है। ये हो गए मराठास और अफगान्स, जो कि रिबेलियंस की वजह से यहां पर देखने को मिलते हैं। और तीसरे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो पहले भी सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम को एंजॉय करते थे। मान लो यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद तुमको उस इंसान से कोई लेना देना नहीं होता है कि तुम भाड़ में जाओ, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, हमको तुमसे बदला भी नहीं लेना, हमको तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। ये है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिनके पास एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से था, लेकिन जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा, वैसे वैसे उनका इंडिपेंडेंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और इसमें आता है मैसूर और राजपूत्स, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेसर स्टेट्स और रिबेल स्टेट्स ही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है वो सक्सेसर स्टेट्स या रिबेल स्टेट्स के द्वारा ही किया गया है। तो अब शुरू करते हैं बंगाल की कहानी, सॉरी पहले अवध की स्टार्ट करते हैं। ये है अवध का मैप, जो उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे अवध जो था वो कुछ इस तरीके का दिखता था। इसका कैपिटल हुआ करता था फैजाबाद, जो कि प्रेजेंट अयोध्या वाला एरिया है, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ है, बैसवारा, खैराबाद, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि अवध प्रोविंस में लोकेटेड हुआ करते थे। और ब्रिटिश इसको अवध के नाम से बोलते थे, अवध वो बोल नहीं पाते थे तो वो उसको अवध बोलते थे, तो इसकी वजह से उसका स्पेलिंग भी जो है वो चेंज हो गया, बट ऑफिशियली अवध ही कहा जाता है। अवध अगर लिखा हुआ है क्योंकि वो ब्रिटिश जो थे तो उनका मैप हम लोग यूज करते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसका कैपिटल है फैजाबाद। तो अब अगर हम अवध की बात करें तो अवध की का जो फाउंडेशन है या एस्टैब्लिशमेंट है वो किया गया था सादत अली खान के द्वारा, सादत अली खान, ठीक है। तो पहले अवध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अवध जो है, अब आप यहां से लेकर के जो अवध की कहानी शुरू होती है वो एंड तक, मतलब मान लो 1947 तक, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है तब तक अवध करता, तो उसको पूरा का पूरा गंगा यमुना क्रॉस करना पड़ता। अब गंगा यमुना कोई छोटी रिवर्स नहीं है कि आज चाहा और तुरंत भर में क्रॉस कर लिया। पहले तो बोट्स और स्टीम इंजन नहीं होती थी कि चलो जाके क्रॉस कर लिया, और उस टाइम पे जो लड़ाई होती थी वो मिसाइल्स और ये सब को भी यूज करके नहीं होती थी, सोल्जर्स को ही जाना पड़ता था। तो इस वजह से जब तक ये लोग रिवर्स को क्रॉस करते और फैजाबाद पहुंचते या अवध तक पहुंचते, तब तक वहां पर जो लोग रहते थे अवध में, वो जितना प्रिपरेशन करना होता उनको, वो युद्ध के लिए वो प्रिपरेशन, वो तैयारी कर लेते। इसी वजह से अब देखो, मौर्यन एम्पायर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, और जो पैलेस उन्होंने बनाया था, जो महल अपना बनाया था, वो बिल्कुल पानी के बीच में बनाया था। क्यों? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर पानी के बीच में आप बनाते हो तो रोड पे चलना फिर भी आसान होता है, पानी से कहीं पे पहुंचना मुश्किल होता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो किला वगैरह बनाए जाते थे जिसमें राजा रहता था, वो पानी के बीचों बीच बनाया जाता था, ताकि अगर कभी कोई युद्ध करे भी तो वहां तक पहुंचने में, राजा तक पहुंचने में उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगे, ताकि राजा जितना रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस है उसको कर सके। तो ये समझ में आ गया कि अवध जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश किया सादत अली खान ने, और कैपिटल बनाया अपना फैजाबाद। और फैजाबाद प्रेजेंट अयोध्या वाला जो एरिया है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम सादत अली खान के बारे में बात करें
तो इनको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि सादत अली खान, तो तुम्हारा क्वेश्चन था ना मराठास से रिलेटेड, तो अब पिछली क्लास में मराठास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछी थी तुम, तो अब देखो इसको ध्यान से देखना, तो ये जब मराठास भी करेंगे तो इतने ही डिटेल में उसको कवर करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस रहे अवध या बंगाल या हैदराबाद ये सबसे रिलेटेड, तो वो कवर हो जाए। तो ये है सादत अली खान जो है वो फर्स्ट सूबेदार नवाब ऑफ द मुगल्स इन द अवध प्रोविंस फ्रॉम 1722 से लेकर के 1739, 1722 टू 1739। ये खुरासन नाम का एक इंसान है, वेल्दी मर्चेंट, जिनके बेटे हैं, और मात्र 25 साल की उम्र में औरंगजेब ने जब मराठास के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी तो उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था। ही वॉज अमंग द कमांडिंग मुगल जनरल्स इन द बैटल अगेंस्ट नादिर शाह एंड डाइड इन द मसाकर इन ऑफ दिल्ली बाय नादिर शाह ऑन 19th मार्च 1739। यानी नादिर शाह के साथ जो बैटल हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था, पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल में ये एक कमांडर के तौर पे पार्टिसिपेट किए थे मुगल्स के साइड से, और यहाँ पर 19th मार्च 1739 को इनकी डेथ जो है वो हो जाती है। लेकिन असली जो अवध के नवाब की शुरुआत होती है, आज भी देखो कहा जाता है कि लखनऊ वाले एरिया को कहा जाता है कि ये नवाबों का शहर है, क्योंकि यहाँ की जो नवाबी की शुरुआत हुई है वो यही सादत अली खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाई नवाब सफदरजंग एंड नवाब शुजाउद्दौला हु फर्दर कंसोलिडेटेड द पावर इन दी अवध रीजन। दिल्ली में अभी भी एक जगह है सफदरजंग करके, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो थोड़ा सा सफदरजंग और शुजाउद्दौला के बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो अवध की क्या इंपॉर्टेंस थी या क्या उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। तो सादत अली खान maintained a delicate balance in his relationship with the Mughal Empire, recognizing its authority while exercising significant autonomy in his administration of Awadh। यानी कि वो अपना ऑटोनॉमी, अपना जो उनका खुद का सॉवरेंटी था उसको भी मेंटेन करते थे कि जो करना है वो अपने हिसाब से करना है, अवध का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लेकिन मुगल अथॉरिटी से बाहर निकल के नहीं करते थे। आज भी वो रिकॉग्नाइज करते थे, इस चीज को मानते थे कि हमारा जो हमसे ऊपर भी अगर कोई पावर है, जो भारत का बादशाह है, वो आज भी मुगल बादशाह ही है। तो he was succeeded by Safdarjung, who was not only effective in keeping the control of Awadh, but also rendered valuable assistance to the weakened Mughal emperor मोहम्मद शाह रंगीला। अब सफदरजंग जो है वो आ जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, और ये क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर रूलर था, तो सफदरजंग उनको काफी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद वो जब मोहम्मद शाह क्योंकि उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो मोहम्मद शाह के जो आखिरी कुछ साल थे उस टाइम पर लगभग मुगल एम्पायर का पूरा कंट्रोल जो था वो सफदरजंग के हाथ में आ गया था। तभी देखो अवध में सफदरजंग के नाम पे जगह लोकेटेड हो या ना हो, दिल्ली में जरूर सफदरजंग के नाम पे जो जगह है वो लोकेटेड है। तो व्हेन मोहम्मद शाह असेंडेड द थ्रोन एट दिल्ली इन 1748, सफदरजंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान। इतना ज्यादा इनका जो पॉलिटिकली ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो अवध का कितना इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में वो यहाँ पर दिख रहा है। अब सफदरजंग के बेटे थे शुजाउद्दौला, वो भी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ही वाज चोजन एज द ग्रैंड वजीर बाय शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो था बैटल ऑफ बक्सर में शुजाउद्दौला का सपोर्ट लेता है, मतलब जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे उस टाइम पे देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर। तो शाह आलम सेकंड जो है वो शुजाउद्दौला के साथ मिल करके प्लस बंगाल के नवाब के साथ मिल करके यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ता है। भले ही वो लोग हार जाते हैं, बट क्योंकि शाह आलम सेकंड को बहुत ज्यादा भरोसा था शुजाउद्दौला पर, तो वो यहाँ पर इनकी हेल्प जो है वो लेता है। तो यही तीन प्रोमिनेंट नवाब्स हैं, पहला सादत अली खान, दूसरा सफदरजंग और तीसरा शुजाउद्दौला। क्योंकि शुजाउद्दौला के टाइम पे ही बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो उसके बाद जो अवध का एडमिनिस्ट्रेशन है मोस्टली वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता है।
इसीलिए भले ही नवाब जो है वो इसके बाद भी रहते हैं, लेकिन कुछ खास उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसीलिए 3 ही प्रोमिनेंट नवाब्स हैं जिनके बारे में हमको याद रखना है। तो शुजा-उद-दौला द थर्ड नवाब allied with Mir Qasim of Bengal against the British lost the crucial battle of Buxar in 1764, which resulted in the political influence of British in the Awadh region. Given the strategic significance of the region, British always maintained an upper hand in the region. After installing Saadat Khan II as Nawab in 1801, they pressurized him to cede half of the Awadh to him. मतलब him यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश, यानी एक बार अब ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल में आ जाते थे तो वो क्या करते थे कि अपने हिसाब से जिसको भी नवाब बनाना था वो लोग उसको नवाब बनाते थे। तो 1764 के बाद जो है वो ब्रिटिश ने यहाँ पर कंट्रोल जो है वो ले लिया था अवध का, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि अभी भी जो प्रॉपर कंट्रोल है, प्रॉपर जो रिसोर्सेज है वो उनको यहाँ से नहीं मिल पा रही है। तो 1801 में उन्होंने नवाब बनाया सादत खान सेकंड को। सादत अली खान को सादत खान फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सादत खान सेकंड को यहाँ पे नवाब बनाया और उसके बाद आधा अवध जो था वो ब्रिटिश के नाम करवा लिया, यानी कि अवध जो है वो डिवाइड हो गया था। आधा अवध जो था वो नवाब्स के कंट्रोल में था, मतलब पॉलिटिकली डिवाइड नहीं हुआ था कि हाँ प्रॉपर डिवीजन हो गया, लेकिन आधा अवध जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और आधा अवध जो था वो नवाब्स के कहने के कंट्रोल में था। वैसे भी आधा भी नवाब सिर्फ वहां पे पपेट रूलर की तरह ही बैठे थे, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि अवध की इकोनॉमी कैसी थी, तो डोमिनेंटली एग्रेरियन इन नेचर, ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, व्हीट और राइस। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन कौन से क्रॉप्स थे जो कि अवध एरिया में कल्टीवेट किए जाते थे या अवध उस टाइम पे। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब इसको रटने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक दो बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा कि क्या है, और करंट से भी लिंक्ड है। अभी भी शुगर केन, व्हीट और राइस जो है वो कल्टीवेट होता है यूपी के एरिया में। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेल मैनेज्ड सप्लाई चेन, पेजेंट्स वर जनरली प्रॉस्पेरस अंडर द नवाब्स। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवाब जो थे वो लोग मानते थे कि जो जनरल पब्लिक है वो हमारी अपने लोग हैं, ये हमारा आवाम है। जब भी कोई मुगल से रिलेटेड वो शो वगैरह देखोगे तो वो बोलते हैं ना आवाम हमारी जनता, तो वो उनके लिए सिंपैथी, उनके लिए प्यार जो है वो उनके दिल में होता था। तो इसकी वजह से वो चाहते थे कि जो जनरल पब्लिक है वो भी खुश रहे। इसीलिए जो जब तक नवाब्स थे तब तक जो जनरल पब्लिक थी वो प्रॉस्पेरस थी, खास करके क्योंकि मैक्सिमम लोग किसान थे, तो किसान लोग काफी अमीर थे, मतलब अमीर तो नहीं बोलेंगे बट एक अच्छी डिसेंट लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का टाइम आया वैसे वैसे इस एरिया में जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनकी सिचुएशन डिक्लाइन होने लगी। This period also witnessed the decline of the traditional urban trade centers such as Delhi, Agra and Burhanpur etc. The new trade centers were established in Lucknow, Faizabad etc. ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्ट एंड कल्चर में कभी कभी पूछ लेता है कि जब अवध में नवाब्स का टाइम था उस टाइम पे कौन कौन से नए ट्रेड सेंटर्स जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हुए। तो यहीं से लखनऊ, फैजाबाद, ये सब का नाम जो है वो नवाब्स के टाइम से आने लगा, इसके पहले इतने इंपॉर्टेंट जगह नहीं थे। टू रिमूव द इकोनॉमिक हार्डशिप्स, the Nawabs also commissioned various public works in which the laborers were paid from the treasury. One such initiative led to the construction of the majestic Bara Imam Bara in Lucknow. ये है, कोई गया है बारा इमाम बारा? ये है बारा इमाम बारा। ये नवाब्स के टाइम पे ही बनाया गया था। अब ये सब बनाने के पीछे का कारण क्या होता था कि एक तो पहले अपनी जो मेजेस्टी होती थी, अपना जो रॉयल पावर है उसको एस्टैब्लिश करना, प्लस इतना बड़ा बिल्डिंग अगर बन रहा है तो सोचो कितने टाइम तक कितने सारे लेबर्स जो होते होंगे वो एम्प्लॉयड रहते होंगे, उनको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती होगी कि हमको कहीं और जाने की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी, लेकिन बारा इमाम बारा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से ये, और जब आर्ट एंड कल्चर का क्लास होगा ना तो उसमें और डिटेल में पढ़ना है कि नवाब्स के टाइम पे अवध में क्या क्या चीजें जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, समझ आ गया कि अवध जो है, तो अब जल्दी जल्दी बताना कि अवध को एस्टैब्लिश किसने किया एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम? सादत अली खान।
इनको किस नाम से जाना जाता है? बुरहान उल मुल्क। ठीक है, उसके बाद इनको सक्सीड किसने किया? सफदरजंग। किसके टाइम पे सफदरजंग जो है वो यहां पे थे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने इनको क्या बनाया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो है वो ग्रैंड वजीर थे, ग्रैंड सन नहीं थे, ग्रैंड वजीर ऑफ शाह आलम सेकंड। और शाह आलम के सेकंड के हेल्प से कौन सा लड़ाई था जो इन्होंने लड़ा था? बैटल ऑफ बक्सर। कौन से साल में? 1764। इसमें था बंगाल, मुगल्स प्लस अवध। ये तीनों मिल करके भी ब्रिटिश को हरा नहीं पाए थे, जिसके बाद अवध का सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था 1765 में, जो कि ब्रिटिश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल की शुरुआत माना जाता है भारत में। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें जो है शुजाउद्दौला जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद शुजाउद्दौला को एज नवाब हटा दिया जाता है, और मतलब हटाया नहीं जाता है बट उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं कि अब यही सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो जो भी उनके पास फ्रीडम था, जो भी पावर था, सॉवरेंटी थी, वो इसके बाद खत्म हो जाती। बंगाल, बंगाल मीर कासिम जो है वो बंगाल में, मीर जाफर, मीर कासिम सब बंगाल में। यहाँ जितने हैं सारे नवाब हैं। ठीक है, मतलब उसमें बंगाल में भी नवाब है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सादत अली खान है, सफदरजंग है और शुजाउद्दौला है। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल। ये है बंगाल का मैप। उस टाइम पे जो बंगाल था उसमें हमारा बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, और सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आज का जो हमारा बांग्लादेश है वो भी लोकेटेड था। तो बंगाल जो है, अब बंगाल भी अगर स्ट्रेटेजिक तौर पे देखा जाए तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक तरफ से वो पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो एग्रीकल्चर तो वहां पे भी बहुत अच्छा होगा, तो इकोनॉमिकली बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बंगाल जो है वो पोर्ट वाले एरिया में लोकेटेड है, मतलब अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए बंगाल का कंट्रोल अगर किसी के पास होता तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो इसीलिए देखो, जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने कोशिश यही करी थी कि जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है पहले वो वहां पे कंट्रोल करें, जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। ये 3 प्रेसिडेंसीज में उन्होंने सबसे पहला अपना फैक्ट्री मतलब धीरे धीरे करके जो बनाया था वो बनाया। उसके अलावा अवध को कंट्रोल किया, हैदराबाद को कंट्रोल किया, भले ही फ्रेंडली रिलेशन से ही कि हाँ आप हमारे दोस्त हैं, आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना है, इस तरीके से बात करके, लेकिन कोई ऐसा जगह इन्होंने कंट्रोल नहीं किया था जिसका कि इकोनॉमिक तौर पर या स्ट्रेटेजिक तौर पर कोई सिग्निफिकेंस ना हो। बाद में भले ही पूरा का पूरा लगभग पूरा का पूरा इंडिया जो है वो इनके कंट्रोल में आ गया था, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया था तो ऐसी जगहों के साथ ही किया था जिससे कि इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। आए तो थे इकोनॉमिक पावर ही बढ़ाने के लिए, बट अल्टीमेटली पॉलिटिकली भी ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तो ये जब तक नवाब थे, यानी 1717 के टाइम से लेकर के 1751 या तुम 1757 मान सकते हो कि तब तक, जब तक बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुआ था, तब तक जो बंगाल का एरिया था वो पूरा का पूरा इतना एरिया जो था वो बंगाल प्रोविंस या बंगाल सूबा में आता था। ठीक है, तो बंगाल की स्थापना करने वाले जो नवाब थे, पहले बंगाल के नवाब, वो थे मुर्शीद कुली खान। और ये मुर्शीद कुली खान तो जो थे वो सबसे पहले दीवान बनाए गए थे बंगाल के इन 1700 बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा इनको दीवान बनाया गया।
बंगाल का। लेकिन औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। उसके बाद ये मुर्शीद कुली खान देखते हैं कि अब मतलब 10 साल का फर्क है, 1707 में डेथ होती है और 1717 में पहली बार ये नवाब का टाइटल जो है वो अज्यूम करते हैं। तो 10 साल में उनको दिखा कि अब जो औरंगजेब के बाद जो रूलर है यानी बहादुर शाह फर्स्ट, वो उतने केपेबल नहीं है कि वो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तो अब क्या करना होगा कि धीरे धीरे करके, क्योंकि इंडिपेंडेंस किसको नहीं चाहिए होता है, किसको ये बात पसंद आती है कि अपने मर्जी से नहीं, हमको किसी और के कहने पे चलना पड़ेगा। आज भी देखो हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो हम करना चाहते हैं, नहीं मेरी जिंदगी हम क्यों करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, है कि नहीं। तो वैसे ही अब इनको इनको इनका तो पूरा का पूरा राज्य था। अब चीफ मिनिस्टर को अगर कोई बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा तो रिबेलियन ही होगा ना। बट यहाँ पर इन लोगों ने रिबेलियन तो नहीं किया, लेकिन अपना इंडिपेंडेंस क्लेम किया कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, भले ही हम आपके सुजरेनिटी को मानते हैं कि हाँ आप हमारे बादशाह हैं, लेकिन इंटरनल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए हम इतने केपेबल हैं कि हम खुद ले सकते हैं। तो in 1717 he was granted the title of Nawab of Bengal by Emperor Farrukh Siyar, marking the beginning of Bengal's emergence as a semi-autonomous state. Semi-autonomous इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि completely मुगल एम्पायर से टूटे नहीं थे ये लोग, आज भी एक कड़ी थी जो इनको मुगल एम्पायर से जोड़ती थी। तो मुर्शीद कुली खान shifted the capital from Dhaka to Murshidabad and established a stable administration with efficient revenue collection and strong military forces. इसके पीछे बहुत स्ट्रेटेजिक रीजन था ढाका से मुर्शिदाबाद में एस्टैब्लिश करना, क्योंकि ढाका तक अब इस समय तक ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गए थे, है ना। फर्रुख सियार ही रॉयल फरमान जो है वो ग्रांट करता है। तो ढाका में इंस्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस जो थी वो ज्यादा थी। इस वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है। He assumed the title of Alauddin Zafar Khan Bahadur and Bengal virtually acquired the status of semi-independent province. Semi-independent यानी कि जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट है। अब देखो मुर्शीद कुली खान के बाद थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जैसे मुर्शीद कुली खान का जो अगर हम रेन माने तो वो 1717 से लेकर के करीब करीब 1700 इनका 40 से स्टार्ट होता है ना, 1717 से 1727 या 28 तक उनका जो रेन है वो रहता है। एग्जैक्ट हम डेट मेरे को नहीं याद आ रहा है, बट क्यों अलीवर्दी खान एकदम इमीडिएटली सक्सीड नहीं करते हैं मुर्शीद कुली खान को, ये बात है, ठीक है। तो ये अब अलीवर्दी खान जो है वो, क्योंकि अब बीच में जो नवाब थे, हाँ शुजाउद्दीन और सरफराज, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है बंगाल में। तो क्योंकि जीएस के पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये थे नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1740 से लेकर के 1756 तक। He is famous as one of the few Mughal era leaders who were victorious during the Battle of Bardhaman against the Maratha Empire. कि जनरली जो मुगल्स और मराठास की जब लड़ाई होती थी, अगर औरंगजेब के पहले की नहीं औरंगजेब के बाद की हम बात करें तो जनरली उसमें मुगल्स की जीत नहीं होती थी। लेकिन अलीवर्दी खान एक ऐसे नवाब थे या लीडर थे जो कि बैटल ऑफ बर्दवान में इन्होंने मराठास को हराया था। His birth name was Mirza Muhammad Ali and his father was an Arab in the service of Azam Shah, son of the Mughal Emperor Aurangzeb. He managed to find employment in the, अब क्या होता है कि ये आजम शाह के सर्विस में रहते हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद क्योंकि आजम शाह जो है वो उतना ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे मुगल एम्पायर, तो इनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है। और उसी टाइम पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ओडिशा में, जो ओडिशा का सूबा है वहां पर। अब ओडिशा भी बंगाल के ही कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ओडिशा को एक सर्टेन अलग दर्जा भी दिया जाता था। तो वहां पर थे शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है। और यहाँ पर शुजाउद्दीन जो है वो इनको प्रमोट कर देते हैं एज नवाब ऑफ बंगाल, जिसके बाद इनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो और ज्यादा वाइडन हो जाते हैं। मतलब शुरुआत इन्होंने एक नॉर्मल मुगल लीडर की तरह करी, मतलब जो कमांडर टाइप का होता है आर्मी में,
लेकिन क्योंकि इनके ये इतने स्ट्रांग थे, इनकी जो लड़ने की कैपेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, तो जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है जो उड़ीसा के गवर्नर थे, उन्होंने इनको बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। और फिर 1728 में शुजाउद्दीन प्रमोटेड हिम एज द फौजदार और जनरल ऑफ राजमहल एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ अलीवर्दी खान इन 1740। और यही 1740 से ये नवाब ऑफ बंगाल की तरह इन्होंने सक्सीड किया। तो इन द बैटल ऑफ गिरिया ही डिफीटेड एंड किल्ड शुजाउद्दीन सक्सेसर, यानी जिसने इनको नवाब बनाया। अब क्योंकि ये अगर नवाब बना रहा है मतलब इसके पास इतना पावर है कि वो उसको हटा भी सकता है, नवाब बनाया है तो नवाब हटाने का भी पावर है। तो इनको लगा, जो ये अलीवर्दी खान है, इनको लगा कि इसका जो सक्सेसर होगा, शुजाउद्दीन का जो सक्सेसर होगा, वो मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है। इसीलिए इस कंपटीशन को उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। शुजाउद्दीन के सक्सेसर्स को यहाँ पर बैटल ऑफ गिरिया में उन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, ताकि उसके बाद, और इसी के बाद जैसे बैटल ऑफ गिरिया जब हुआ उसके बाद इन्होंने ये गए मुगल एम्परर के पास, जो कि उस टाइम ये सन ऑफ मोहम्मद शाह, ठीक है, अहमद शाह बहादुर, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम के बाद जो रूलर थे, मुगल एम्परर थे, उनके पास गए, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करवाना कि हाँ अब बंगाल मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि बंगाल अल्टीमेटली मान तो यही रहा था कि हम मुगल के साथ हैं। तो ये रिकॉग्नाइज कौन करेगा कि आप बंगाल जो है वो आपके कंट्रोल में है, या बंगाल के राजा आप हैं, ये रिकॉग्नाइज कौन करेगा? मुगल एम्परर ही कर सकता है। तो जैसे ही शुजाउद्दीन के सक्सेसर्स को ये मारते हैं बैटल ऑफ गिरिया में, ये चले जाते हैं मुगल किंग यानी अहमद शाह बहादुर के पास, और वहां जाकर के ये बोलते हैं कि अब आगे इसके बाद जो बंगाल की नवाबी होगी वो आप हमें सौंप दीजिए। और मुर्शीद कुली खान की जो पॉलिसीज थी इसको यहाँ पर वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इन 1747 मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ राजभोजी attacked the territories of Alivardi Khan. Alivardi Khan and the Mughal army fought with the Marathas at the Battle of Bardhaman, where the Marathas forces were completely routed. This was one of the most significant victories of Bengal नवाब्स। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बैटल ऑफ बर्दवान जो था वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो मतलब क्योंकि इस टाइम पे जो बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो ये चीजें याद नहीं रहती हैं कि ये छोटे छोटे बैटल्स, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन जो है जिसको लगता है कि कभी पूछा नहीं जाएगा वैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बैटल ऑफ बर्दवान जो है वो अलीवर्दी खान के लीडरशिप में लड़ा गया था। बर्दवान नाम से पता चल रहा, अभी प्रेजेंट जो बर्धमान वाला एरिया है उसी को बर्दवान, ठीक है। तो बैटल ऑफ बर्दवान जो है बंगाल में लड़ा गया मुगल्स की आर्मी और मराठास की आर्मी के बीच में, जिसमें कि मराठास जो है वो डिफीट हो जाते हैं और अलीवर्दी खान की लीडरशिप में मुगल्स की जीत होती है। तो अलीवर्दी खान had a reign of 16 years and was mostly engaged in various wars against the Marathas during his rule. In his last days, he focused his attention on rebuilding and restoring Bengal. कि मोस्टली इनका जो वो पीरियड रहा वो मराठास के साथ लड़ाई में ही गुजरा, लेकिन अंत तक इनको रियलाइज हुआ कि थोड़ा बंगाल पे भी ध्यान दे देना चाहिए, सिर्फ मराठास से लड़ते रहेंगे तो औरंगजेब वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि देखो औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन तो डिस्कस किए थे कि एक तो उसका रिलीजियस पॉलिसी जो था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो इनटॉलरेंट था बाकी रिलीजन्स को लेकर के। तो बाकी जो मराठास थे, सिख्स थे, वो इजिली उसके अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे, है ना। एक तो कारण था ना कि रिलीजन के अगेंस्ट था, इसीलिए मराठास और सिख्स उसके अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे। दूसरा, औरंगजेब की जो डेक्कन की पॉलिसी थी, जो डेक्कन वाला एरिया है उसको औरंगजेब कंट्रोल करना चाहता था। औरंगजेब के पहले डेक्कन में दो प्रोमिनेंट किंगडम्स थे, बीजापुर और गोलकोंडा। बीजापुर और गोलकोंडा दिल्ली सल्तनत के टाइम से इंडिपेंडेंट थे। तो पूरा का पूरा जो मुगल का टाइम था, बाबर से लेकर के शाहजहां तक, बीजापुर और गोलकोंडा इंडिपेंडेंट ही रहे, लेकिन चाहते सब थे कि किसी तरीके से उसको हम कंट्रोल कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी। लेकिन जितना रिसोर्सेज और जितनी आर्मी औरंगजेब ने उसके पीछे खर्च करी, उतना ज्यादा जो है वो बाकी किसी ने नहीं किया था। तो औरंगजेब की दो पॉलिसीज जो थी उसके डिक्लाइन का कारण बनी थी। पहला तो उसकी रिलीजियस पॉलिसी और दूसरा उसकी डेक्कन पॉलिसी, की ज्यादातर रिसोर्सेज जो थे वो डेक्कन के किंगडम्स को ऑक्यूपाई करने में चले गए। तो अल्टीमेटली
कंट्रोल तो कर लिया बीजापुर और गोलकोंडा को, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेजरी जो थी वो खाली हो गई थी, जिसके वजह से मुगल एम्पायर उसके बाद औरंगजेब के बाद डिक्लाइन होने लगा। तो अलीवर्दी खान को भी लास्ट तक रियलाइज हुआ कि अब मराठा से लड़ने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है, बंगाल में अपना जो पावर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन ज्यादा दिन तक ये वो कर नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और लास्ट जो इंडिपेंडेंट नवाब है बंगाल के, सिराजुद्दौला, उनका यहाँ पर जो है वो शुरुआत होती है। तो सिराजुद्दौला जो है वो अमीना बेगम के बेटे हैं। अमीना बेगम जो है वो अलीवर्दी खान की बेटी है। तो एक तरीके से ग्रैंडसन हुए, लेकिन नाती, पोता नहीं है, नाती है, ठीक है। यानी अलीवर्दी खान जो है वो सिराजुद्दौला के नाना है। तो अब ये इसीलिए क्योंकि जनरली तो फादर के साइड से इनहेरिटेंस जो है वो दिया जाता है, लेकिन ये इसलिए ऐसा किया गया था क्योंकि सिराजुद्दौला का जब जन्म हुआ था उसके बाद से अलीवर्दी खान की किस्मत जो है वो चमक गई थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि सिराजुद्दौला जो है वो उनके लकी चार्म की तरह जन्मे थे, उनके साथ उनकी जो फॉर्च्यून्स थी वो सारी आई थी। इसीलिए नेचुरली जो उनका सक्सेसर था अलीवर्दी खान का, वो सिराजुद्दौला को बना दिया गया था, बिना सोचे कि उनके बेटे वगैरह जो होंगे और उनके जो सक्सेसर्स होंगे वो लोग क्या सोचेंगे। अमीना बेगम के बेटे को यहाँ पर बंगाल का लास्ट जो नवाब था वहां पर उनको दे दिया गया। लेकिन अफसोस कि ये ज्यादा दिन तक बंगाल के नवाब जो है वो बने नहीं रह पाए थे। सिर्फ 1756 एक साल का इनका जो रेन था वो था, क्योंकि इस टाइम पे अब ब्रिटिश का कंट्रोल जो है, मतलब ब्रिटिश का कंट्रोल इन सेंस ब्रिटिश का इंटरफेरेंस जो है बंगाल में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटिश ने अपना जो फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था उसको नाम दिया था फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम ये कैलकाटा में, ठीक है। तो कैलकाटा प्रेजेंट कोलकाता, उस टाइम पे कैलकाटा बोलते थे। तो ब्रिटिश जो थे उनको एक पास इशू किया जाता था ट्रेड करने के लिए, जिसका नाम होता था दस्तक। और ये दस्तक या तो मुगल एम्परर जो था वो इशू कर सकता था या नवाब जो है वो इशू कर सकता था। लेकिन ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि ये अपने नाम पे दस्तक जो है वो इशू कर रहे थे, उसका मिसयूज कर रहे थे, प्लस जो भी उनको फ्रीडम मिला था ट्रेड व्रेड करने के लिए उसका भी मिसयूज कर रहे थे। और जिसके वजह से जो लोकल ट्रेडर्स थे बंगाल के, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। तो अब सिराजुद्दौला को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, मतलब आप बाहर से आए हैं और आपकी वजह से हमारे जो अपने लोग हैं वो ही सफर कर रहे हैं। आप अगर कोई ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका तो इम्पैक्ट मिलना चाहिए ना, कि सबके सबको उससे भला होना चाहिए। एक ही इंसान का अगर भला होते रहे दैट मीन्स कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला को स्टार्टिंग से ही डाउट था, अलीवर्दी खान को भी था, लेकिन अलीवर्दी खान ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो सिराजुद्दौला को स्टार्टिंग से ही डाउट था कि ये ब्रिटिश जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। उसी बीच में ये जो फोर्ट विलियम है उसको ब्रिटिश ने क्या किया कि उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। फोर्टिफाई यानी कि उसके चारों तरफ अपना कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा एक पैलेस जैसा उनको बनाने लगे, तभी उसका नाम पड़ा ना फोर्ट विलियम। वो सिर्फ एक फैक्ट्री के रूप में पहले था जिसको कि उन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब लगा जो सिराजुद्दौला थे उनको लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई कंपनी आई है बिजनेस करने के लिए, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस तो रखती है, लेकिन अगर उस ऑफिस के चारों तरफ वो पूरा का पूरा एक लैंड खरीद ले और एक अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो करने लगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने लगे, उसमें आर्मी रखने लगे, तो गवर्नमेंट को ये नहीं लगेगा कि ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इनका मोटिव कुछ और है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला ने उनको फरमान भिजवाया कि आप जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और जितनी जल्दी हो सके इसको रोक दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश बीइंग ब्रिटिश उन्होंने सुना नहीं। सेम चीज फ्रेंच भी कर रहे थे या पोर्तुगीज भी कर रहे थे। तो सारा जो नोटिस था वो सबको भेजा गया, तो बाकी तो सुन गए, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो अब ब्रिटिश जब सुनने से इनकार कर दिया तो सिराजुद्दौला को लगा कि अरे हम नवाब हैं और मेरे उसके आदेश की तौहीन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आदेश की तौहीन होती है तो उनको लगा ये मेरी बेइज्जती है,
और वो क्या करते हैं कि इनका जो फोर्ट विलियम था उसको जाके कैप्चर कर लेते हैं। और 1756 में जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में लोकेटेड है। मतलब कोलकाता का जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसके पहले कोलकाता एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले कोलकाता जो है वो एज अ सिटी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 4-5 प्रोविंसेस को जोड़ करके, डिटेल में करेंगे जब एडवेंट करेंगे ना ब्रिटिशर्स का तब, तो 4-5 प्रोविंसेस को जोड़ करके ब्रिटिशर्स ने एक बड़ा शहर बनाया था जिसका नाम दिया था कैलकाटा या कोलकाता। तो कोलकाता को ऑक्यूपाई कर लेते हैं सिराजुद्दौला 1756 में। और क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं तो इनको लगता है कि चलो बढ़िया है, अब हम इसको ऑक्यूपाई कर लिए हैं, अब ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर अपना अथॉरिटी नहीं चला पाएंगे। और ब्रिटिशर्स भी उस टाइम हार मान जाते हैं कि हाँ हम जो है वो हारते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स की ईगो को यहाँ पे पहुंचती है ठेस कि आप ठीक है, हम आपका आदेश नहीं माने, लेकिन ऐसे कैसे आप हम पे हमला कर दिए। तो ब्रिटिशर्स चले जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास कि हमारी मदद करिए। जिसके बाद अब सिराजुद्दौला चाहते तो यहाँ पर थोड़ा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लिया होता तो शायद चीजें थोड़ी डिफरेंट होती। लेकिन सिराजुद्दौला कोलकाता को कैप्चर करने के बाद वहां पर अपना एक असिस्टेंट बिठा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो असिस्टेंट ही सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, जो कि है मीर जाफर। तो मीर जाफर का इस्तेमाल करके रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में जो ब्रिटिश हैं वो दोबारा से सिराजुद्दौला पे अटैक करते हैं। और इस बैटल को हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। ठीक है, तो आफ्टर सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कोलकाता इन 1756 एंड द ब्लैक होल इंसिडेंट। देखो ब्लैक होल इंसिडेंट क्या है, तो पहली बात तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। कुछ बुक्स हैं जिसमें कि ऐसा लिखा गया है कि ऐसा हुआ था, कुछ बुक्स कहती हैं कि ये सिर्फ रूमर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो सिराजुद्दौला जब कोलकाता को कैप्चर करते हैं, उनकी फैक्ट्री को कैप्चर करते हैं, तो कुछ 146 के लगभग उसमें ब्रिटिशर्स थे जो कि उनको कैप्चर करते हैं सिराजुद्दौला। इन सबको 20 बाय 20 के कमरे में रखा जाता है, 20 फीट बाय 20 फीट के कमरे में रखा जाता है। और तब तक रखा जाता है जब तक मैक्सिमम लोग उसमें मर नहीं जाते हैं। ठीक है, लास्ट में सिर्फ 23 ऐसे लोग हैं जो कि वहां से बाहर निकलते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन हुआ था या नहीं हुआ था इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट, कि एक ब्लैक होल था जिसमें कि रख दिया गया था इतने सारे ब्रिटिशर्स को। और ये भी कहा जाता है कि इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुआ, क्योंकि इतने सारे ब्रिटिशर्स की जो है वो जान गई थी। लेकिन ब्रिटिश का हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट रीजन नहीं रहता था जिसकी वजह से वो वॉर जो है, बैटल जो है वो डिक्लेयर करते थे। उनको अच्छा लगता था कि जा रहे हैं, अब अटैक करेंगे, ये एरिया जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो इकोनॉमिकली इससे हमको फायदा होगा। तो आफ्टर सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कोलकाता इन 1756 and the black hole incident occurred, the British retaliated by sending fresh troops from Chennai commanded by Sir Robert Clive to capture the fort and avenge the attack। अब देखो यहाँ सर रॉबर्ट क्लाइव लिखा है, लेकिन बेग माई पार्डन, हम सर लॉर्ड ये सब चीजें नहीं बोलते हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल इन माई माइंड सो और माई हार्ट। तो इसीलिए आगे से हम जब भी मेरा जो पीपीटी रहेगा या नोट्स रहेगा उसमें सर लॉर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तुम्हारी श्रद्धा है, अगर तुम करना चाहो तो यू आर इंडिपेंडेंट टू डू सो। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि सर ये रॉबर्ट क्लाइव जो सर इसलिए कहा, एक तरीके से टाइटल ही है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे नवाब का टाइटल दिया जाता था, वैसे ही ब्रिटिशर्स, अब नवाब तो वो लोग बोल नहीं सकते थे, तो वो लोग डिफरेंट टाइटल्स देते थे। तो जो गवर्नर जनरल्स वगैरह होते थे उनको लॉर्ड कहा जाता था, और जो छोटे छोटे कमांडर्स वगैरह होते थे उनको सर कहा जाता था। ठीक है, तो the Nawab's army was thin as most of them were deployed in the north to counter the threat from Ahmad Shah Abdali। अब इसी टाइम पे देखो जो टाइम चल रहा है 1756 का, इसी टाइम पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो इंडिया में फिर से इन्वेजन कर रहा होता है। तो मैक्सिमम जो आर्मी थी वो जा चुकी थी अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो था वो ऑलरेडी कमजोर था और इजीली ब्रिटिश जो है वो हरा देते हैं। क्योंकि एक तो ये रीजन था कि आर्मी जो थी वो कमजोर थी, दूसरा घर का भेदी लंका ढाए, मीर जाफर
प्लस और भी जब बैटल ऑफ प्लासी को और डिटेल में करेंगे तो देखेंगे कुछ बैंकर्स थे जिनको जगत सेठ कहा जाता था, और भी कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर सिराजुद्दौला को धोखा दे देते हैं। और जब कोई अपना ही धोखा दे देता है तो हार जो है वो और ज्यादा निश्चित हो जाती है। इस बात का प्रमाण हमारे रामायण में भी है। ठीक है, तो ये मीर जाफर जो है वही घर का भेदी लंका ढाए है, और इसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हो जाता है, जिसके बाद ये मुर्शिदाबाद से भाग जाता है। लेकिन इसको जल्दी ही कैप्चर कर लिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर जो इंडिपेंडेंट नवाब्स थे बंगाल के, उनका कार्यकाल इसी के साथ समाप्त हो जाता है कि बंगाल का जो सिग्निफिकेंस था, इंडिपेंडेंस था, वो इसके बाद खत्म हो जाता है 1757 के बाद। तो बैटल ऑफ प्लासी के साथ साथ बंगाल की कहानी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही समझो। इसके बाद बंगाल फिर से राइज होता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद मीर जाफर को जो है वो यहाँ पर नवाब बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, हैदराबाद। ठीक है, तो अब पहले बंगाल के बारे में थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो बंगाल की जो शुरुआत है या फाउंडेशन है वो किसने दिया था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान कौन से साल में? 1717। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान किसने बनाया था? फर्रुखसियार तो बंगाल का नवाब बनाया था, बंगाल का दीवान किसने बनाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, 1700 में बंगाल का दीवान बनाया था औरंगजेब ने। फिर उसकी अथॉरिटी धीरे धीरे जब स्ट्रांग होती चली गई तो बंगाल का नवाब उसको बना दिया फर्रुखसियार ने 1717। ठीक है, दीवान 1700 में बनाया गया था। दीवान बनाया गया 1700 में और नवाब बनाया गया 1717 में। दीवान बनाया औरंगजेब ने और नवाब बनाया फर्रुखसियार ने। तो मुर्शीद कुली खान जो था उसने कैपिटल को शिफ्ट किया ढाका से कहां? मुर्शिदाबाद। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो ढाका में थोड़ा ज्यादा था। मुर्शीद कुली खान को सक्सीड कौन करता है? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का रियल नाम क्या होता है? ये तो नाम दिया गया था ना उनको, वो टाइटल अज्यूम किया था अलाउद्दीन जफर खान। मिर्जा मोहम्मद। मिर्जा मोहम्मद ये अलीवर्दी खान का रियल नाम था। बाद में क्योंकि इन्होंने ये अलीवर्दी खान ने 1740 में जब अज्यूम किया बंगाल की नवाबशिप को, आफ्टर जब गए मुगल एम्परर के पास और इन्होंने कौन, मोहम्मद शाह जो उड़ीसा का सूबा गवर्नर था, उसके सक्सेसर्स को जब इन्होंने हरा दिया, उसके बाद या डिफीट कर दिया और उनको मार दिया, तब ये जाते हैं मुगल एम्परर के पास और बोलते हैं कि हुजूर अब जो है वो बंगाल की नवाबी आप हमें सौंप दें। जिसके बाद 1740 से लेकर के 1756 तक जो बंगाल की नवाबी थी वो रही अलीवर्दी खान के कंट्रोल में। अलीवर्दी खान को सक्सीड किया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो किनके बेटे हैं? अमीना बेगम। घसीटा बेगम कहीं और है, करेंगे, घसीटा बेगम को भी लेके आएंगे, फिलहाल अमीना बेगम को रहने देते हैं। अमीना बेगम जो है वो अलीवर्दी खान की बेटी हैं और उनके बेटे हैं सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के पास कोई खास टाइम रहा नहीं कि वो बंगाल के साथ कुछ ज्यादा कर सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस को ये समझ गए थे तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन किस्मत कुछ खास अच्छी थी नहीं इनकी। तो इनके साथ जो है मतलब ये धोखेबाजी से जो इनका पूरा एरिया था बंगाल का, वो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के साथ इनसे ले लिया गया और इनको मार दिया गया। भले ये भाग गए थे बट बाद में इनको कैप्चर कर लिया गया, इनको मार दिया गया। और बंगाल की जो इंडिपेंडेंट नवाब्स की कहानी थी वो इसी के साथ खत्म
हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हैदराबाद पर। तो अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है वो डेक्कन वाला एरिया, ये जो डेक्कन स्टेट्स हैं, यहाँ पे ही हैदराबाद जो है वो मतलब पहले शुरू में हैदराबाद जो था वो डेक्कन वाले एरिया का ही पार्ट हुआ करता था। बट धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे देखो जो इंडिपेंडेंस लोग क्लेम करने लगते हैं तो बड़े बड़े स्टेट्स जो हुआ करते थे वो अलग अलग टूटने लगते हैं। जैसे जैसे लोग जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वो अलग अलग होने लगते हैं। जैसे पहले के जमाने में हमारी जो फैमिलीज होती थी वो जॉइंट फैमिली होती थी, पूरी की पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। बट धीरे धीरे लोग जो होते चले गए वो इंडिपेंडेंट होते चले गए। तो आज देखो अब न्यूक्लियर फैमिलीज का जो ट्रेंड है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा ही इंडिया पूरा का पूरा एक जॉइंट फैमिली था, बट धीरे धीरे करके जो न्यूक्लियर स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद वो एमर्ज होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की जो लीडर माना जाता है उनको कहा जाता है निजाम उल मुल्क। हैदराबाद में ज्यादा नहीं है, हैदराबाद में सिर्फ एक ही है, निजाम उल मुल्क असफ जाह, जिनको की चिन किलिच खान, नाम तो सुना ही होगा, चिन किलिच खान इस नाम से भी जाना जाता है। तो निजाम उल मुल्क जो थे, जिनको कि निजाम भी कहा जाता था, ये हैदराबाद स्टेट के फाउंडर माने जाते हैं और इन्होंने शुरुआत करी थी असफ जाही डायनेस्टी की। इन्होंने अपना नाम जो था वो असफ जाह रखा, जिसके बाद इन्होंने शुरुआत करी असफ जाही डायनेस्टी। ठीक है, तो असफ जाही डायनेस्टी के साथ साथ इनका जो मतलब अब इनका 3 नाम हो गया, पहला तो निजाम उल मुल्क, दूसरा असफ जाह, तीसरा चिन किलिच खान। तो ये मीर कमरुद्दीन चिन किलिच खान पूरा नाम है इनका। सिद्दीकी। ठीक है, तो लेकिन शॉर्ट में चिन किलिच खान ही बोला जाता है। तो ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन अंडर द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1713 टू 1721। यानी ये जो थे वो डेक्कन के वाइसरॉय थे। फिर 1724 में मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन एरिया वीकेंड एंड मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी declared himself independent in Hyderabad and adopted the title of Asaf Jah I and initiated the Asaf Jahi dynasty. तो अब देखो 1707 में औरंगजेब के डेथ के थोड़े टाइम पहले ही औरंगजेब ने डेक्कन को अपने कंट्रोल में किया था, यानी बीजापुर और गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में किया था। और लेकिन अब कंट्रोल में किया है तो उसको मेंटेन करने के लिए एबल रूलर्स चाहिए, क्योंकि शुरू से ही लोग कोशिश कर रहे थे, जो मुगल एम्परर्स थे एक सर्टेन डिग्री का जब उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था, तब से ही ये लोग अकबर के टाइम से ही कोशिश कर रहे थे कि बीजापुर और गोलकोंडा को जो है वो अपने कंट्रोल में ले आए। लेकिन करते 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 औरंगजेब का टाइम आ गया। इसका मतलब है कि बीजापुर और गोलकोंडा जो थे वो कमजोर स्टेट्स नहीं थे, तो उनको कंट्रोल उन पे मेंटेन रखने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रूलर्स की जरूरत थी, जैसे कि औरंगजेब था। लेकिन अब औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए सारे के सारे जो थे वो कमजोर थे। तो 1724 तक आते आते ये जो चिन किलिच खान है, इनको समझ आ गया था कि मुगल से तो ना हो पाएगा, ये अब हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि जैसा चल रहा था, जैसे हम थे वैसे वापस से अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लें। तो उसके बाद इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर किया 1724 में और शुरुआत करी असफ जाही डायनेस्टी की, और अपना इन्होंने टाइटल अज्यूम किया असफ जाह फर्स्ट का। लेकिन ये जो निजाम्स थे ये मोस्टली मराठास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, मराठास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, और मोस्टली जितने भी बैटल्स इन्होंने लड़े मराठास के साथ उसमें ये हारे हैं, जैसे पालखेड़, भोपाल, रक्षभुवन, खरदा। और इन सब के बाद मराठास को चौथ देने के लिए ये लोग अग्री किए थे। तो तुमने पूछा था चौथ और सरदेशमुखी के बारे में। चौथ और सरदेशमुखी टैक्सेस था, ये बताए थे, इसको और डिटेल में जब मराठास डिस्कस करेंगे तब करेंगे। तो क्या होता है कि जो रेवेन्यू होता है ना, उसी का एक फॉर्म होता है चौथ और सरदेशमुखी। तो जब भी कोई हारता है तो वो चौथ देने के लिए अग्री करता है। तो इतने सारे सीरीज ऑफ बैटल्स के बाद जो निजाम है हैदराबाद के, वो अग्री करते हैं कि अब जो चौथ होगा वो हम मराठास को देंगे।
तो आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, टैक्सेस है। जब मराठा एम्पायर करेंगे तो और डिटेल से करेंगे, अभी थोड़ा सा थम जाओ, कल की क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1805, द निजाम ऑफ हैदराबाद केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ज्यादा टाइम तक जो हैदराबाद था वो अपने इंडिपेंडेंस को बरकरार नहीं रख पाया। 1724 में क्लेम किया और 1805 में, अब देखो यहां है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, लेकिन कंट्रोल में कौन आ रहा है? हैदराबाद। जिसका रीजन था कि पहले तो ये लोग लड़ रहे थे, जो मराठास थे वो दक्कन से लड़ रहे थे, यानी हैदराबाद से इनकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन जब लगा कि ब्रिटिश जो है वो कॉमन खतरा है, तो मराठास ने और हैदराबाद ने साझेदारी करके ब्रिटिशर्स पे जो है वो वॉर डिक्लेयर किया। लेकिन इसके बाद जो एज यूजुअल मराठास और हैदराबाद दोनों ही हार जाते हैं, जिसके बाद मराठास, क्योंकि अब मराठास जो थे वो फिर भी स्ट्रांग थे हैदराबाद के कंपैरिजन में, तो मराठास फिर भी थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जो हैदराबाद का प्रोविंस था वो कंप्लीटली जो है वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो निजाम जो है वो उसके बाद भी रहते हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद के नाम से उनको आगे भी जाना जाता है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो अब ये जो हैदराबाद है, इसके या असफ जाह वन है, इनके जो सक्सेसर्स थे, तो the successors of Asaf Jah I continued to rule Hyderabad, maintaining its status as a significant regional power. They navigated the complexities of regional politics, engaging with both Marathas and the British. लेकिन क्योंकि ब्रिटिश 1805 के बाद जो ब्रिटिश था वो इनको एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा जो है वो दे देता है, और इन्होंने भी इजिली जो ब्रिटिश की सुजरेनिटी थी उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनको भी पता था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सके इतनी ताकत इनके पास नहीं थी, ठीक है। तो ये थी हैदराबाद की कहानी। टाइम अभी तो बच रहा है, बट क्लास जो है वो इतना ही है, मतलब आज जो कहानी है वो बंगाल, अवध और हैदराबाद तक ही सीमित है। तो अब ये मेरे को बताओ कि कोई क्वेश्चन है